नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी। कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का न आय का बंधन है। कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा। और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था, कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा। कोई सोचता था? एक कल्पना थी, आज वो साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में रिटायर्ड अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी गई, साथ ही विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस और पीएसी में 20% पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी है। स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में
हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, एससी का होगा तो एससी, ओबीसी का तो होगा तो ओबीसी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा, हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब ये कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें ऑब्जर्व होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खास तौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। जी नहीं, 3 साल जी, पहला बैच 26 में आया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां बिकरू कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी को बेल मिल चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ये जमानत मिली है। बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां बिकरू कांड के आरोपी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जमानत दी है। 5 साल से जेल में बंद है विकास दुबे का खजांची जयकांत। 8 पुलिसकर्मियों की हुई थी हत्या। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। उस मामले को लेकर, बिकरू हत्याकांड को लेकर आरोपी जयकांत वाजपेयी को बेल दे दी गई है। बिकरू कांड विकास दुबे मामले में हमारे क्लाइंट जयकांत वाजपेयी को 192/2020 थाना चौबेपुर कानपुर नगर में अभियुक्त बनाया, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने जयकांत वाजपेयी को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि 102 विटनेस में से केवल 13 विटनेस का ही एग्जामिनेशन हुआ है और पिछले 5 साल से अभियुक्त जयकांत वाजपेयी जेल में बंद है। कोर्ट ने यह भी माना कि जयकांत वाजपेयी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उनकी मौजूदगी का कोई सबूत था। इस केस में कई लोगों को ऑलरेडी बेल हो चुकी है। अगली बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां यमुना नदी में नहाते समय डूबी 6 युवतियां। हादसे में 4 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आगरा से बता रहे हैं, जहां यमुना नदी में नहाते समय 6 युवतियां डूब गई, जिसमें से 4 की मौत हो गई। इसी के साथ 2 घायल हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसी के बाद पुलिस गोताखोरों ने युवतियों को निकाला बाहर। सिकंदरा था क्षेत्र की ये पूरी घटना है। सिकंदरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां युवतियां गंगा नदी में डूब गई, जिससे 4 युवतियों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यमुना नदी में नहाते समय 6 युवतियां डूब गई, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है उपचार के लिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने और गोताखोरों ने युवतियों को बाहर निकाला, जिसके बाद 4 युवतियों की मौत हो गई और 2 युवतियां घायल बताई जा रही है। सिकंदरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां यमुना नदी में 6 युवतियां डूब गई, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र में पुलिस खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। किसान के खेत में अवैध खनन पर मिट्टी चोरी करने वाले 2 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी डंपर चढ़ाने की धमकी देता है। किसान ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा कि डीएम को नोटिस देकर अवैध खनन के खिलाफ धरना दिया जाएगा। डीएम को एक नोटिस सर्व करेंगे, तो हल करते हुए कल डीएम को एक नोटिस सर्व करेंगे, तो कि हम 1 हफ्ते बाद फलाने दिन आपको धरना करेंगे। 1 दिन का शांतिपूर्ण धरना या 2 दिन का, जैसा भी लोग
आपस में बैठ के प्रस्ताव पास होगा। लेकिन ये जो अवैध खनन है ये बुरी तरीके से हो रहा है और यहाँ के सारे अधिकारियों को पता है और रात में अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठाता है। कल भी हमें तहसीलदार से मेरी बात हुई, रात में उसने एक बार फ़ोन उठाया, फिर दोबारा उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते। तो ये सारे अधिकारी और नीचे से लेके सब कुछ, और इस तरह से स्थिति पैदा हो गई कि गांव के लोग भी अब डरने लगे कि भूमाफियाओं से लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा हो गया। वो कहते हैं कि हम गाड़ियां चढ़ा देंगे, तुमको जान से मार डालेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा है मिट्टी में, तो इस वजह से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। शामली के मालेड़ी गांव में लेखपाल पर कूड़ेबंदी के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान ने बताया कि लेखपाल ने उससे 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। पीड़ित ने डीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं किसान की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, साथ ही उसे संबंधित क्षेत्र से हटा भी दिया गया है। मेरे फादर जीवित थे, मेरे से इतने पैसे मांग रहा, कभी कागजों के कभी कहीं के, और उसके बाद भी मैं परेशान हो गया। ऑनलाइन भी दे दिए, नगद भी दे दिए, उसके बाद मेरा काम नहीं करा। अब मुझे धमकी दे रहा है कि जो तेरे पोतो वो कर ले। पटवारी का नाम सूरज मिश्रा है, उसका सहायक है सचिन शर्मा बलवे का। कुर्रे का उसे अब तक मैं 25 तो अब दे चुका, 350 पहले, और 40,000 रुपए की मेरे पे मांग है। अब भी काम क्या है आपका? मेरे खेत के कुर्रे लगने हैं, जो कि बिल्कुल लीगल काम है, डॉक्यूमेंट में चढ़े हुए हैं, सब काम है। सरकार द्वारा उसमें आदेश किया गया कि ये कुर्रे बना के जमा कर दो। कुर्रे बने हुए हैं, पर जमा करने के लिए 40,000 रुपए मांग रहा है। उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करी क्या आपने इस मामले में? इसमें जिलाधिकारी को से भी की, तहसीलदार साहब से की, एसडीएम साहब से की। उसके बाद एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार साहब को कहा बयान करो, इस पे कार्रवाई करो। बयान हो गए, बयान के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी को मेरे बयान में पता लग गया, वो मुझे बता रहा है ये बयान दे रखे, तेरे पे कुछ नहीं हो, थारे जैसे 70 पीढ़े। ऐसी हमारी एप्लीकेशन रोज आवे। ग्राम मालेंडी, खसरा नंबर 116 265 276। हाँ, प्रकरण संज्ञान में आया है। ये गोहरनी गांव का मामला है, जहां सूरज मिश्रा लेखपाल है, उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने आकर के अपना एफिडेविट में शिकायत किया है कि मेरा एक वाद आपके यहाँ चल रहा है एसडीएम कोर्ट में कुर्रेबंदी का, और लेखपाल इसके एवज में मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो इसके एवज में मैंने नायब तहसीलदार शामली को जांच अधिकारी नामित किया है, और फिलहाल प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई है उसमें आंशिक रूप से प्रतीत होने पर उसको विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति हो नायब साहब ने किया था, तहसीलदार साहब ने भी किया है, और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और उसको फिलहाल उस क्षेत्र से भी हटा दिया गया है। आपके द्वारा आदेश भी हुआ है कुर्रेबंदी का? आदेश अभी नहीं हुआ है, मैंने फाइल मंगवाया था, तो अभी फाइल प्राइमरी डिग्री पर चल रही है। खबर गोंडा से है, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी विवादों के घेरे में प्रकरण समूह गौ के कर्मचारियों को समूह घ में पदोन्नत करने का है। आपको बता दें कि 2018 में हुए इस प्रमोशन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसके बाद अधीक्षण अभियंता पंचदशम मंडल ने आदेश करते हुए इस प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन 2018 से लेकर अभी तक अधीक्षण अभियंता की ओर से आदेश निरस्त करने के बाद भी प्रमोशन पर कर्मचारी प्रमोशन वाले पद पर ही काम कर रहे हैं। 2018 को मैं परीक्षा देने गया वहाँ, तो उस कार्यालय में मुझे कोई ITI ट्रेनर मौजूद नहीं मिला, न एसी साहब वहाँ अधीक्षण अभियंता महोदय उपस्थित मिले। फिर हम वहाँ से लौट आए। उसके बाद हम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने 24/8/2018 को जो परीक्षा ली गई थी, तो कोर्ट ने इनसे पूछा एक समिति की क्या 2 बार परीक्षा ली जा सकती है। इस बेस पे हमको न्याय मिला, उसमें हमको स्टे मिल गया, और इनके ऊपर ये हुआ कि इनका जो भी कार्रवाई किया गया उसको स्थगित कर दिया जाए। हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा इनका 7900 पत्रांक था, पत्रांक संख्या 7900, तो 25/8/2018 को उन्होंने अपने पत्र को स्थगित कर दिया। फिर हमको 18/12/2018 को हाई कोर्ट से जब राहत मिला, राहत मिलने के बाद मैंने इनको एक हार्ड कॉपी इनके यहाँ रिसीव करा सारे कार्यालय में। अशासी अभियंता सरयू नहरखंड 3, अशासी अभियंता बाढ़ कारखंड, अशासी अभियंता सरयू ड्रेनेज 1। मैंने रिसीव कराने के बाद हमने सोचा कार्रवाई किए होंगे लोग, ये काफ़ी दिन तक समझाते बुझाते रहे। फिर मैं प्रमुख अभियंता जी से मुलाकात किया,
प्रमुख अभियंता को मैंने पत्र दिखाया, प्रमुख अभियंता ने इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि कोर्ट के स्टे के बाद प्रमुख अभियंता कार्यालय से मार्च 25 में स्पष्ट आदेश आ गए हैं। उस क्रम में सारे अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। उनके द्वारा मांगी गई वांछना, दोषी अधिकारी कर्मचारी का नाम मांगा गया, वो शीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को डिमोट करके जिस मूल पद पे थे वहाँ से नेक्स्ट माह से वेतन जारी किया जाएगा। अब इस बारे में मैं जरा देख लेता हूँ इस माह की सैलरी किस पद में जारी की गई है। यदि नहीं किया गया तो उनका नाम प्रेषित किया जाएगा। बदायूं में एक चिटफंड कंपनी ने एफडी के नाम पर 5 साल में धन दोगुना करने का लालच देकर लोगों से 300 करोड़ रुपए की ठगी की। इस कंपनी में लगभग 25,000 लोगों से ठगी की गई है। इसी के चलते ठगी का शिकार हुए लोगों ने हंगामा कर कंपनी के मालिक के खिलाफ धरना भी दिया। इन्वेस्ट तो मैं काफी समय से कर रहा था। पिछले साल मैंने निकाल भी लिया था 1,80,000 रुपया। इस बार मेरा 1 लाख रुपए की एफडी जो थी वो मार्च में निकलने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने जो चला करके कि मई में निकालेंगे, मई में ना निकाल करके ये दिलासा ही देते रहे। फरवरी में इन लोगों से जो झगड़ा हुआ था उस समय भी मैं आया था। उन्होंने कहा भाई हम सभी का पेमेंट मई में करेंगे, 1 मई से आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पता चला कि इनकी जो बरेली वाली कोठी थी, इनने वो कोठी भी अपनी बेच ली। रामविलास है, रामविलास जी 10,000 एक है और 28,000 एक है। तो कितने समय पहले आपने ये पैसा दिया था और क्या कहे कि आपसे पैसा दिया? हमारा पूरा हो गया दिवाली से पल्लंग का, और दिवाली तक वादा करे पड़े कि अगले महीना मिल जाएगा, अगला महीना मिल जाएगा। अभी बाद में 28 तारीख को वादा करा हमने, 28 को आए हम तो बोले फिर 28 को तुम्हें अगली 28 मिलेगा। जब तक ये भाग गए बंद करके, आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। हमारा 28,000 एक है, 10,000 एक है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारा पैसा मिल जाए, सब क्या चाहते हैं। ज्योति में 36,000 है और 5,000 एक है, 6,000 वो पैसे मिल ही नहीं पा रहा। हमारा मार्च का था टोकन, और हर बार आते हैं, हर महीने टहलाते हैं कि अप्रैल में मिल जाएगा, कि मई में मिल जाएगा, कि जून में मिल जाएगा, एक भी बार नहीं देना चाहते हैं। कौन कौन लोग आपके पास आते थे जो इस तरीके के? पवन और हमारी नंद का हैगा। तो जब आपने कंपनी में बात की तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो कह रही थी 22 जून को पेमेंट हो जाएगा मैनेजर ने। उसके बाद मुरादाबाद में हजारों बीघा में टमाटर की खेती की गई, लेकिन पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी टमाटर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि वो पिछले 3 सालों से टमाटर की फसल से नुकसान उठा रहे हैं। वो इस उम्मीद में के साथ टमाटर लगाते हैं कि उनको इस बार मुनाफा होगा, मगर टमाटर बाहर न जाने की वजह से दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। राजाराम, क्या हालात है टमाटर के? टमाटर का बहुत बुरा हालात है। क्यों हुए हालात? सब चिर्रा लगा पड़ा था, सड़ लिया है, वो काने पड़े हैं, यही हालात है। क्या कारण रहा? अब तो कुछ कारण ना, बिल्कुल बेकार रहे आपके। कारण क्या रहा इसका खराब होने का? खराब होने के क्या पता ना भाई। पंखी आती है कीड़ा शाम को, वो डंक मारती है, उससे कीड़ा पड़ गया उसमें। मंडी में क्या भाव जा रहा है? मंडी पर 300 150 रुपये। क्या इस बार तो नुकसान हो गया? हाँ नुकसान था। टमाटर में सूढ़ी नहीं मार दी आपके परवाही के बिना, जाकर आधो आधी कर दिया सब। लागत तो कुछ ना, घाटा ही घाटा। आपका लागत तो बहुत ही है इसमें, मान के चलो कि 10-12 हज़ार रुपये बीघे की लागत है। वही 200 रुपये 150 रुपये क्रेट का ना लागत नया मिल गई आपके, तो घर से गए पैसे। सूढ़ी ज़्यादा लगी, सूढ़ी आपके बीमारी ज़्यादा लगी। संदीप, कैसे क्या हालात है किसानों? बहुत बुरे हालात है इस टाइम। सब सड़ लिया है, गल लिया है माल, और पंखी बहुत दिक्कत रही है खेतों में। और ये समझ लें आप, जो लागत लगी हुई है वो लागत पूरी नहीं हो रही। क्या कारण रहा इस बार? इस बार ये कारण रहा है, जो पंखी होती है, ये पंखी बहुत दिक्कत रही है। 1,000 रुपये की दवाई लगा दी, जब भी इसका कुछ हमें उपाय नहीं मिल रहा इसका। कितना यहाँ टमाटर लगता है? यहाँ लगभग हमारा तो इस टाइम ऐसी है 14 बीघे में। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो लगभग 1-1.5 लाख के आसपास है। खबर बदायूं से है, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सहसवान ब्लॉक के गांव खितौरा
भगवत में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों से सीधा संवाद किया। वहीं किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे भी समझाए और रासायनिक मुक्त खेती और जैविक उत्पादों पर भी जोर दिया गया। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर निधि सचान ने बताया कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। उसमें आपको क्या रेट मिलेगा? हम ऐसा उत्पाद तोरा है क्या है मामला? विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भारत सरकार की मंशा है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जब हम फसली वर्ष होता है ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जुलाई से किसान अपने खेती के जो वर्ष जो है इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य सरकार का ये है कि सभी वैज्ञानिक, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से हों, चाहे वो ICAR इंस्टीट्यूट से हों, सारे IVRI बरेली से टीम आई हुई है, कृषि विज्ञान केंद्र से हैं और हमारे साथ बासमती निर्यात प्रतिष्ठान से श्री नेत्रपाल शर्मा जी भी हैं। तो सभी वैज्ञानिक किसानों के द्वार जाएंगे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को जागरूक करने का ये अभियान है। इसके तहत जो भी नवीनतम प्रजातियां हैं हमारे बीच की, जो भी नवीनतम तकनीक है, नई प्रजातियां, बचाव जो है बीमारियों का, कीड़े मकोड़े से बचाव है, फसल चक्र का सही चुनाव जो किसान भाई नहीं करते हैं, उन सभी के बारे में जागरूक करना और खेती को वैज्ञानिक रूप से करके अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य से हम सब इसी गाँव में आए हैं। खबर बिजनौर के थाना शेरकोट कस्बे से है, जहां इंटर कॉलेज के अध्यापक शहजाद अली ने सोशल मीडिया पर RSS और बीजेपी सरकार के साथ हिंदू महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर हिंदू समाज और RSS में रोष व्याप्त हो गया है। वहीं हिंदू समाज ने एक नामजद तहरीर पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अध्यापक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नगर के इंटर कॉलेज के अध्यापक शहजाद अली नामक व्यक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाते हुए भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को नामजद तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के जहादियान मोहल्ले स्थित एक मकान में लगातार 4 विस्फोट हुए। मकान गिरने पर 3 लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि घर में लोग अवैध तरीके से पटाखे बना रहे थे, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिफ मोहम्मद है। 3 बार धमाका हुआ, इधर हो गया, मैं कभी सिलेंडर फटा किसी को, कुछ चौथी बार में बहुत तगड़ा वाला हुआ, फिर एकदम भगे, धूल मट्टी था, वापसी भैया। किसका मकान था ये? शाहीन खान का बड़ भैया का नाम शाहीन है। इसमें रहने वाले 3 भैया है, एक इनका जीजा है। कोई दबा दबाया तो नहीं इसमें? एक छोटा ही, इसका शायद का नाम है शाहिद का। खुशबू आई थी गंधक पोटास की। जो गंधक पोटास, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे गंधक पोटास ज्यादा तादाद में रखी हुई थी, जिसमें यह धमाका हुआ है। यहाँ पे 3 भाई रहते थे, एक उनका जीजा रहता था और वो यहाँ पे है नहीं इस वक्त, और बाकी जान मान का नुकसान पुलिस आई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के भाई पर तमंचा दिखाकर केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। आरोपी ने पड़ोसियों के साथ घर के आगे निर्माण को लेकर मारपीट की थी, जिसको लेकर पीड़ितों ने केस दर्ज किया था। पीड़ित व्यक्ति ने थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। 4 को हम वो बना रहे थे अपने गाड़ी चढ़ाने के लिए वो स्लैब, तो वो स्लैब बना नहीं रहे थे, तो हमने बना दिया। वो तो बना दिया। वे 5 लोग जब बना के अंदर घर चले गए, तो 5 लोगों ने आकर धारदार हथियारों से, तमंचे से हम पे जानलेवा हमला करा, हमें बेहोश करके चले गए। पुलिस ने हमारा मेडिकल करा कर हमारा मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने उसमें हमारी मदद करी। पुलिस ने जब हमारी मदद करी, उन्होंने फिर हमें जान से मारने की धमकी दी। मुकदमा वापिस लो, नहीं जान से मारेंगे। लड़का स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन LLB करे आए हो कि कुम्हार का अगर वकील बन गया कानून जान जाएगा। अच्छा। पढ़ने जाने से रोक दिया। फिर मैं कप्तान साहब के पास गया, मैं DIG साहब से मिला। इसमें DIG साहब ने कहा ये तुरंत कार्रवाई करो, इन पे गुंडा एक्ट लगाओ, इन पे जिला बदर करो, बदमाश है। 1 दर्जन मुकदमे इन पे पूर्व में दर्ज हैं। कई लोगों की हत्या करा चुके हैं। गवाही इनके खिलाफ गाँव में कोई दिखता नहीं है। और दिखता इनके खिलाफ कोई। अब घटना ये घटी, मैं गया परसों कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने इंस्पेक्टर साहब को बुलवा लिया हुई कि भाई इन पे जो झूठा मुकदमा करा उसने, अब हम पे झूठा मेडिकल करा के इसकी जांच करो और इनकी मदद करो।
तो आज हम विधायक जी के पास चले गए, राणा जी के। विधायक जी ने फोन कर दिया इंस्पेक्टर साहब को कि भाई इनकी मदद करो, इनको परेशान कर दिया वो लौंडे को। तो वो तमंचा लेकर बैठ गया, हाथ लगाकर रास्ते में पहले कि विधायक से मेरा क्या बेवड़ वालों तुम गोली मारेंगे तेरा आज हम। तो उन्होंने पकड़ के इधर घर में खेलते थे, गोली मार देते हुए हाय हुल्ला मजा। जब उन्होंने छोड़ा उसकी माई पकड़ के ले गई, फिर अननाथ फिर मारेंगे, आज रहने फिर मार देंगे आपको। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।